लीजिए सारे आदमी 35 एम्पियर्स पर एमएम प्लस माइनस 10%। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे यहाँ पर 3, 15 और 4 एमएम की रॉड ज़्यादातर यूज़ होती है। अगर हम 4 एमएम का लें तो 140 एम्पियर हो गया, सीधा सीधा 35 के हिसाब से। प्लस माइनस 10% आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी कब करना है वो देखने वाली बात है। कोई पतली शीट है जिसके ऊपर आप वेल्डिंग करने हैं आपने, तो उसमें करंट कम करना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो शीट ही जलती जाएगी, वेल्डिंग नहीं होगी। ठीक है, पहली बात। और इस कंडीशन में आपको करंट कम करना है। और जब फ्लैट बेड पर मार रहे हैं वेल्डिंग, तो उस टाइम पर भी थोड़ा कम करोगे तो चलेगा। ठीक है, 140 की जगह 130, 135 भी होगा तो भी चलेगा। वर्टिकल में मारना है, ये वर्टिकल मेंबर है, इसके ऊपर मारना है, तो यहाँ आपको करंट थोड़ा 10% ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि जब हम फ्लैट बेड पर मारते हैं तो इसमें मैकेनिकल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसलिए कम की ज़रूरत है। और जब ऐसे मारते हैं तो मैकेनिकल प्रेशर नहीं होता है, तो वहाँ पर करंट आपको ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, वेल्डिंग रॉड के ऊपर एक रेत जैसा मटेरियल होता है, क्या बोलते हैं उसको? फ्लक्स। वो किस लिए होता है? वो फ्लक्स का जो मटेरियल है वो किस लिए होता है? टेम्परेचर बढ़ाता है। नो, है जलाने के लिए। वो नहीं होगा तो नहीं जलेगा। इसका एक बहुत ही स्पेशल पर्पज है, ऐसे नहीं लगाया हुआ है। पहली बात, ये इनर्ट मटेरियल होता है, जब भी जलेगा इसके जो फ्यूम्स पैदा होंगे तो ऑक्सीजन के अगेंस्ट में काम कर, ऑक्सीजन को कैंसल आउट कर देते हैं, यही फ़ायदा है उसका। अब सुनिए, गांव में लोहार देखा है? लोहार लोहा डालता है, दोनों तरफ से हवा फेंकता है, रेड हॉट होता है, उसको निकालता है, फिर इसको ऐसे मारता है, एक वो उसका थड़ा सा रहता है, उसके ऊपर ऐसे मारता है, तो कम से कम 2 mm मोटे छिलके गिरते हैं उससे। देखा होगा आप लोगों ने गांव के। ये छिलके क्या है? दिस इज आयरन ऑक्साइड, क्योंकि ये आयरन का पीस था, हॉट मैटर्स बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, तो इधर से हवा फेंक रहे, इधर से। अब एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी इसमें जा रही है, तो ऑक्सीडेशन हो गया इसका। अब इसने तो झाड़ दिया, अब ये सीधा निकाला और झाड़ा नहीं है, तो क्रस्ट इसके ऊपर ही है, छिलका। अब मैंने पिघला हुआ मेटल अगर इसके ऊपर डाल दूंगा तो जॉइंट बनेगा बेस मेटल के साथ? नहीं बनेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचने के लिए इनर्ट मटेरियल का यूज़ होता है। ठीक है, जब भी आप ये वेल्डिंग रॉड का टिप है, इसको यहाँ टच करेंगे तो स्पार्क पैदा होगा। उस स्पार्क से ये जो इनर्ट मटेरियल फ्लक्स जिसको हम बोलते हैं, ये लगा हुआ है, तो ये जलेगा, ये जलता है। और जहाँ पर वेल्डिंग पॉइंट है, इसके तकरीबन 2-2, 3-3 इंचेस तक जोर से फ्यूम्स फेंकता है। इससे क्या होता है, वातावरण की हवा पीछे हट जाती है, और वातावरण की हवा हट गई तो ऑक्सीजन भी हट गई। अब उधर क्या है? नो एटमॉस्फेरिक एयर, नो ऑक्सीजन, तो जहाँ पर वेल्डिंग होनी है वहाँ पर ऑक्सीडेशन के चांसेस अब बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हो गया इधर नॉर्मल आर्क वेल्डिंग का। एक MIG वेल्डिंग होती है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, उसका नाम ही है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, जो आपने देखा होगा, जो आपके इधर तो कर भी रहे हैं, आपके कास्टिंग यार्ड में हो रहा है, जो रिंग बनते हैं आपके, उसका जो रिइंफोर्समेंट है उसमें MIG वेल्डिंग ही होती है। और MIG वेल्डिंग वहाँ करी जाती है जहाँ पर कल को बहुत ज़्यादा लोड आने वाला हो। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन का इतना सा भी चांस नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक इनर्ट गैस हम लोग यूज़ करते हैं होल्डर के थ्रू। होल्डर के बीच से एक तार निकलती है जिससे वेल्डिंग होती है। ये जो खाली एरिया है उसका ऐसे होता है, इसके बीच में से तार निकल रही है और इसके बीच में से ही गैस आती है CO2। तो जहाँ पर तार टच होती है वहाँ पर CO2 प्रेशर से आ रहा है, तो इतने इतने एरिए से हटा देता है हवा को पीछे, और थोड़ी बहुत आ भी जाए तो उसको कैंसिल आउट करता है। आती ही नहीं है पहले, तो इतना प्रेशर उसका मेंटेन किया जाता है, तो उसमें कोई चांस ऑक्सीडेशन का नहीं है। इसलिए MIG गैस को प्रेफर किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा लोड आना होता है।
ठीक है जी, फंडा क्लियर है। 50, ये तो बहुत बार होगी, 50 मिली एम्पियर इज एनफ टू किल ए मैन। एक आदमी को मारना है तो 50 मिली एम्पियर का करंट काफ़ी होता है उसके लिए। यार ये नीचे घूम जाता है, यस, बस बस ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये आपका वेल्डिंग सेट है, सबको सबने देखा हुआ है, इसलिए ये इक्विपमेंट लगा रहा हूँ। ये कुछ भी हो सकता है, आपका पंपिंग सेट भी हो सकता है, डी वाटरिंग हो सकता है, डीजी सेट हो सकता है, जो भी चीज़ आपकी बिजली से चलती है वो चीज़ है, ठीक है जी। इसको आपने सप्लाई दे दिया 3 कोर वायर से, लाइफ, न्यूट्रल एंड अर्थ, ठीक है। ये वेल्डिंग का थिम्बल है वेल्डिंग सेट का, और ये आ गया होल्डर लाइन, आपका होल्डर है, दिस इज़ वेल्डिंग रॉड। ये जॉब है आपका, यहाँ वेल्डिंग होनी है, ये इतनी सी है। उसके बाद ये MS शीट रखी हुई है, फिर एक चैनल रखा हुआ है, फिर 32 mm का सरिया, फिर 25 mm का सरिया, और फिर लास्ट में 6 mm का सरिया। ये 6 mm लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले तो यहाँ देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, ऐसे करने से क्या होता है। ये एक तांबे की तार है, ठीक है। इसका मैंने रेजिस्टेंस नापा। रेजिस्टेंस नापने की इकाई क्या है? रेजिस्टेंस को किस में नापा जाता है? ओम्स में, ठीक है। मैंने अभी इस कॉपर वायर का रेजिस्टेंस नापा, मेरे को 5 ओम्स मिला। मैंने अब इसको तोड़ दिया और फिर बढ़िया से गैस वेल्डिंग करके इसको चमका दिया एमरी पेपर से, ठीक है, रगड़ के चमका दिया। अब किसी को पूछे कि भाई इसमें कि जॉइंट है बताओ, तो वो बता नहीं सकता है, हमने इतना अच्छा काम किया है। लेकिन इतना अच्छा जॉइंट बनाने के बावजूद इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एंड इलेक्ट्रिकली एक भयानक कमी आ गई। वो क्या है कि इसका रेजिस्टेंस पहले से 2 to 5 टाइम्स बढ़ गया। अब ये बढ़ता क्यों है ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में चलिए, एक एटम में जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही करंट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम एनर्जी देते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देते हैं अपनी जगह, तो फ्लो करते हैं, तब करंट कंस्टिट्यूट होता है, ठीक है भाई। तो जब मान लो इधर लाल जगह पर जॉइंट बना है तो यहाँ पर हीट अप्लाई हुई ना। हीट अप्लाई होने से एक तो होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन चले गए, अब इनकी बॉन्डिंग भी होती है। ये इधर दूसरा कोई एटम है इसका, तो ऐसे बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो ज़्यादा हीट अप्लाई करनी पड़ती है इसमें तो, और इतनी हीट जब हम अप्लाई करते हैं तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, इलेक्ट्रॉन नाम की चीज़ नहीं रहती, सब भग जाते हैं, ठीक है। फिर कुछ दोबारा रिहेबिलिटेट हो जाते हैं लेकिन पूरे के पूरे नहीं हो पाते, ठीक है। तो इस जब इलेक्ट्रॉन करंट को कैरी करने वाली चीज़ ही नहीं रही तो इसका अंदर रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा। तो 2 to 5 टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाता है इतना अच्छा काम करने के बावजूद। यहाँ जाओ, यहाँ क्या है, इधर तो गांठ मारी हुई है, थिम्बल नहीं है, फर्म जॉइंट नहीं है। यहाँ पर टुच मारा हुआ है, यहाँ पर टुच है, यहाँ पर टुच, यहाँ पर टुच, यहाँ पर टुच, यहाँ पर टुच, कोई फर्म जॉइंट है। तो इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा? बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखते हैं बात, यहाँ पर है आपका वेल्डर, ठीक है जी, वो वेल्डिंग कर रहा है। ये है आपकी 6 mm की केबल, किसकी? कॉपर की, ठीक है भाई। अब सबसे अच्छा वर्ल्ड का नॉन कंडक्टर है गोल्ड, दूसरे नंबर पर सिल्वर, तीसरे नंबर पर है कॉपर, और लोहे का नंबर आता है जाके 10th या 12th के ऊपर उसकी कंडक्टिविटी, मतलब लोहे का रेजिस्टेंस कॉपर से ज़्यादा हो गया। अब देखते हैं, ये भी 6 mm और ये तार भी सरिया भी 6 mm, तो कौन से पाथ का रेजिस्टेंस बढ़ेगा? ये रिटर्न पाथ है, इसको रिटर्न पाथ बोलते हैं, ये वाला। जितना करंट इधर से आ रहा है उतना डिवाइस के थ्रू जाना चाहिए ना वापस,
लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ ज़्यादा हो गया तो वापस जाएगा पूरा नहीं। फिर चीज़ कहाँ से फटती है, जहाँ जॉइंट होता है। अब जॉइंट कहाँ, ये वेल्डर जब यहाँ पर वेल्डिंग रॉड टच करता है तो उसी को हम जॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब इसके साथ अगर कोई भी गलती हुई, मतलब मान लो 140 एम्पियर 140 एम्पियर का करंट इस लाइन से चल रहा है, ये मैंने आपको बता दिया था, जो करंट मारने के लिए चाहिए उससे 2800 गुना ज़्यादा करंट है ये, ठीक है, इसलिए वेल्डर की बॉडी फट जाती है पूरी। अब ये 140 एम्पियर का करंट पूरा वापस जाना चाहिए सर्किट के थ्रू, लेकिन जाएगा क्या, इस 6 mm का सरिया जो आपने लगाया इससे रजिस्टेंस बढ़ गया लाइन का। फिर ये जो जॉइंट जितने लगे हैं इनमें मैनिफोल्ड बढ़ गया आपका रजिस्टेंस। आदमी का वेट कंडीशन में रजिस्टेंस होता है 1000 ओम, आपको नज़र आ रहा है पीछे नीचे, नहीं आ रहा ना, जब ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। आदमी की बॉडी जब वेट होती है उस कंडीशन में बॉडी का रजिस्टेंस मात्र 1000 ओम्स रह जाता है। अब इसका रजिस्टेंस है 1000 ओम्स और रिटर्न पाथ का हो गया मान लो 1200 ओम्स, ठीक है। करंट को जाना तो अर्थ में ही है सर्किट कंप्लीट करने के लिए, इधर से आ जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल या न्यूट्रल के थ्रू सीधा अर्थ में, या इस आदमी की बॉडी के थ्रू सीधा अर्थ में। इस कंडीशन में अगर वेल्डर का होल्डर पंचर हुआ, मतलब उसका इंसुलेशन हटा हुआ और उसका हाथ कहीं टच कर गया, या उसने दस्ताना नहीं लगाया, केवल होल्डर के पीछे नंगी होती है बहुत बार, ठीक है, वो कहीं टच हो गया, या उसने शूज़ नहीं पहने हैं, नंगे पैर है, या जूते पहने हुए हैं तो उसका सोल टूटा हुआ है, उससे बीच में मिट्टी घुसी हुई है, या कोई कील चुभी हुई है जो अंदर पैर को टच कर रही है, नीचे ज़मीन को टच कर रही है, ये सारी कंडीशन में क्या हो रहा है, बंदा अर्थ के साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर इनमें से कोई, या आजकल जीन्स की पैंटें आ रही है फटी हुई यहाँ घुटने से, ऐसे नीलिंग पोजीशन में अगर वेल्डिंग कर रहा है तो घुटना तो टच कर रहा है, ये कंडीशन अगर है, इनमें से कोई भी एक मिस्टेक अगर उसने करी तो वही धुआं निकलेगा, क्योंकि 140 एम्पियर का करंट जमीन में जाने के लिए, अर्थ में जाने के लिए इसका बॉडी जो है वो इजी पाथ बनेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो 1200 ओम हो गया, उसका रेजिस्टेंस 1000 ओम है, तो इस करंट को अर्थ में जाने के लिए ये पाथ महंगा पड़ेगा, ये पाथ सस्ता है, तो उसकी बॉडी के थ्रू जाएगा, और बॉडी के थ्रू गया तो फिर धुआं निकलना तो निश्चित है, ठीक है। और इसी वजह से बहुत बार वेल्डर्स की डेथ पहले हुई थी, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी डिवाइसेस भी आ गई, अब तो वेल्डिंग सेट में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया है, आपका 24 वोल्ट से ज़्यादा है ही नहीं है, बैटरी जो आपका डीसी सेट है 24 वोल्ट है सारा, तो 24 वोल्ट को 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आपका जो बॉडी रेजिस्टेंस, तो बहुत कम करंट आता है, ठीक है। पहले कितना था, 240 वोल्ट, ठीक है, तो उसके मुताबिक, और पहले बड़े सेट होते थे उनको कैरी करना मुश्किल होता था, उसके साथ लीड लंबी लंबी लगती थी, आप वो होल्डर वाली लाइन देखो कितनी लंबी होती थी, 20-20 मीटर भी लंबी मैंने देखी है, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रिटर्न पाथ का भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। तो अब क्या हुआ, पोर्टेबल आ गया सेट, और उसको डीसी, अभी वोल्टेज जो है वो डीसी हो गया वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है, और हल्का हो गया, आप उठा के उसको एक दूसरी, अब आ गया पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब एक हाथ से उठाया रेडियो की तरह और चल दिए, ये भी आ गया। कारण क्या है, क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि वेल्डिंग और अर्थ लीड जितनी लंबी होगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम। अभी जो मैन्युफैक्चरर से आपका वेल्डिंग सेट आता है नया, आप देख लेना उसके साथ 5 मीटर से ज़्यादा लंबी लीड नहीं होती है। वजह यह है कि रिटर्न पाथ का रेजिस्टेंस नहीं बढ़ना चाहिए, रिटर्न पाथ का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो वेल्डिंग क्वालिटी भी खराब होगी और इंडिविजुअल की लाइफ खतरे में है। वेल्डिंग रॉड क्यों फंसती है, क्योंकि रिटर्न पाथ से पूरा करंट जा नहीं रहा है, तो इसलिए वेल्डिंग रॉड फंस जाती है, ठीक है, फिर वो छूटती भी नहीं है। वेल्डिंग रॉड 2 केसेस में फंसती है, एक तो आपने करंट कम सेट किया है तो फंसेगी, या रिटर्न पाथ का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो फंसेगी। तो किसी भी कंडीशन में फंस जाए आप ये समझ लो कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, वेल्डिंग क्वालिटी भी अफेक्ट होगी। कैसे होती है, अब जैसे वेल्डिंग रॉड टच कर दिया, फंस तो गया है लेकिन करंट तो चल रहा है, अब इतना हिस्सा जितना काला दिख रहा है ना आपको, इतनी हीट होगी, एक स्पार्क मात्र होने से पूरे का पूरा एक जगह मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे चीजल से मारोगे तो ये हट भी जाएगा, इसी को बोलते हैं ड्राई वेल्डिंग, अगेन हो गया, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष निकाल दिया है कि लीड ही 5 मीटर की रखी है
लेकिन फिर भी मैंने देखा प्रैक्टिकली, फिर वही 20-20 मीटर लंबी लीड लगा दी है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है। वो क्या है, ये लीड जो है जैसे ये वाली है वैसे ही ये लीड क्रोकोडाइल क्लिप से यहाँ लगनी चाहिए। क्रोकोडाइल क्लिप सबको पता है। अब यहाँ पर केबल में भेद है, अगर वहाँ गलती करोगे तो फिर फंसोगे। वो भेद क्या है, जैसे ये 6 mm है तो ये भी 6 mm की होनी चाहिए और लेंथ दोनों की बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो ये वाली छोटी होगी तो चलेगा, ये वाली लंबी होगी तो चलेगा। क्यों, ये लंबी है जिसमें से करंट आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस मान लो 100 ओम्स है, ठीक है। ये छोटी है तो इसका रेजिस्टेंस मान लो 80 ओम्स है। तो 100 ओम से जो पावर आ रही है वो 80 ओम के रेजिस्टेंस में तो आराम से जाएगी।